दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का विस्तार से समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग समय न गंवाते हुए दीर्घ उत्तरीय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जितना आपको लिखना है उतना ही परीक्षा की दृष्टि से नोट्स के रूप में हमने उत्तर लिखने का प्रयास किया है। अनेक बुकों में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना लिखना परीक्षा में संभव नहीं होगा। जो हमने नोट्स आपको प्रश्न के रूप में समझाने का प्रयास किया है, इतना यदि आप लिखते हैं तो आपको 6 में 6 अंक जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का कि मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल का अर्थ सबसे पहले लिखेंगे और अब इसका क्या अर्थ होता है, तात्पर्य आशय क्या होता है, यह आप ध्यान से सुनिए। मानव भूगोल का सामान्य अर्थ प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन से लगाया जाता है। यह मनुष्य और पर्यावरण के मध्य होने वाले परिवर्तनों तथा समायोजनों की व्यवस्था का अध्ययन है। अतः मानव भूगोल वह विज्ञान है जो तीव्रता से बदल रहे पर्यावरण और क्रियाशील मानव की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसीलिए फ्रेडरिक रैटजेल ने लिखा है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। अब हम इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में सबसे पहले रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल वह विज्ञान है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। धरातल और मानव संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। इसके बाद एलन सी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद से ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। इसके बाद से प्रकृति को ठीक से आप समझिएगा, क्योंकि इतना सटीक और इतना जो है स्पष्ट प्रकृति का क्या मतलब होता है, क्या आशय है, यह हमने जो है कि बताने का प्रयास किया है। इतना सामान्य, इतना जो है ठीक से किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो प्रकृति, मानव भूगोल की क्या प्रकृति है? मानव भूगोल की प्रकृति से आशय उसके विज्ञान और कला पक्ष से लगाया जाता है। मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से करता है। मानव भूगोल सभी तथ्यों और विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वह क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम
विधि, उपागम को विधि कहा जाता है, को अपनाकर आगे चलता है। वह जनसंख्या, अधिवास, मृदा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मानव संस्कृति का विकास, आपदा प्रबंधन आदि का अध्ययन क्या, कहाँ और क्यों के रूप में देता है। इसीलिए मानव भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, वह कल्पना या विचार का विषय नहीं है। अतः वह कला न होकर विज्ञान है। उसके खोज एवं निष्कर्ष बदलते नहीं हैं, बल्कि विज्ञान की तरह स्थिर एवं अडिग रहते हैं। इसीलिए आज भूगोल विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी एवं शोधार्थी को एमएससी की डिग्री दी जाती है, न कि कला की। अब हम इसके क्षेत्र पे विचार करेंगे। हाँ, तो इसका क्या क्षेत्र है? देखिए, मानव भूगोल पर्यावरण और मानवीय संबंधों की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। इसमें मानव जीवन से संबंधित सभी तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की विषय वस्तु को ही इसका क्षेत्र कहा जाता है। अतः मानव भूगोल का क्षेत्र भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय क्रियाओं के गुण स्वरूपों तथा वितरण के अध्ययन से जुड़ा है। अब हमने इसको एक ग्राफ द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे हमने लिखा है मानव भूगोल का क्षेत्र, ये एक चित्र हमने बना दिया है। आप देखिए सभी विषय, जैसे देखिए मानव जनसंख्या भूगोल, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, चिकित्सीय भूगोल, व्यवहार भूगोल, इन सब का जो है कि संबंध मानव भूगोल से है। इसीलिए इसे हमने एक चित्र के रूप में दिखाने का प्रयास किया। आप भी इस चित्र को जो है बनाइएगा इसी तरह से एग्जाम में और दिखाने का प्रयास कीजिएगा। बीच में हमने लिखा है मानव भूगोल। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक उत्तर देने का हमने प्रयास किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। सबसे बड़ी चीज कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण किसी किताब में इतना सटीक जो है नहीं मिलेगा। हमने जो है नोट्स के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। पहला देखिए कि संसाधन का अर्थ पहले ऊपर हेडिंग देंगे, प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग कर उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकते हैं। संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। संरक्षण का यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न कर उनकी रक्षा की जाए अथवा उनके उपयोग में कंजूसी की जाए अथवा उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाए। इस प्रकार संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग करना है। अब संसाधनों के संरक्षण के उपाय, तो पहले थोड़ा सा ये दिखाएंगे कि वो जो संसाधन है कौन कौन संसाधन है। तो ऊर्जा के जो संसाधन जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी तथा जल शक्ति एवं परमाणु शक्ति ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इनमें
जीवाश्म ईंधन तथा परमाणु ऊर्जा क्षयशील संसाधन है, इसीलिए जबकि जल शक्ति, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग को लहर भी कहते हैं, तरंग ऊर्जा तथा जैव भार जो कूड़ा कचरा से बनाया जाता है, जैव भार ऊर्जा शक्ति के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत हैं। अतः परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को निम्नलिखित तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। पहला है, ऊर्जा निरंतर उपयोग की वस्तु है जिसका उपयोग निरंतर वृद्धि पर है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम नष्टवान होते हैं जिनके भंडार तेज गति से समाप्त हो रहे हैं। अतः मानव को नए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करना चाहिए। दूसरा, सौर ऊर्जा का समुचित विकास करना चाहिए जो निर्माण में सबसे सरल है। प्रत्येक मकान, फैक्ट्री तथा फार्म पर उसका उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा संरक्षण का उपाय है, कोयले का उत्पादन, उपयोग तथा संरक्षण में एक संतुलन स्थापित किया जाए और उसकी सुरक्षा की जानी आवश्यक है। इसके लिए खनन विधियों में निरंतर सुधार, कोयले की खानों में लगी आग पर नियंत्रण, घटिया किस्म के कोयले का अधिकतम धातु शोधन एवं अन्य उद्योगों में उपयोग हेतु बढ़ावा देने के प्रयास तेजी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चौथा उपाय है, खनिज तेल के नवीन क्षेत्रों की खोज, संरक्षण, अधिक कुशल उपयोग एवं स्थानापन्न ऊर्जा की खोज अनिवार्य है। चाहे उसके लिए राशनिंग प्रणाली, जैसे मिट्टी का तेल पहले मिलता था, आज कोटे से अनाज मिलता है, राशनिंग प्रणाली द्वारा कठोरता से उपयोग को नियंत्रित ही क्यों न करना पड़े। भारत जैसे देश में तो ऐसा उपाय और भी अनिवार्य है। अब हम पांचवा उपाय देखेंगे। पांचवा है, वानिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों में संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है। इसी कारण वनों के संरक्षण, वन क्षेत्रों में वृद्धि तथा ऊर्जा के संरक्षण की बात कही जाती है। छठवां है, ऊर्जा के बेकार जाने वाले भाग पर रोक लगे, जैसे व्यक्तिगत वाहनों के जगह सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जाए, घरों में विद्युत का उपयोग न होने पर उसे बंद कर दिया जाए, चुनाव के समय वाहनों के प्रदर्शन पर रोक लगना या लगाना इत्यादि ये ऊर्जा संरक्षण के व्यवहारिक उपयोग हैं, व्यवहारिक तरीके हैं जिससे ऊर्जा को बचाया जा सकता है। अब हम मानचित्र संबंधी प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों को क्या हो गया भाई? पहला प्रश्न है जो 25वां का मानचित्र में से संबंधित, आप जानते हैं 25वां और 26वां क्वेश्चन होता है। 25वां भारत से संबंधित होता है। तो इसमें जो 25वें मॉडल पेपर 3 का जो 25वां क्वेश्चन है जो मानचित्र से संबंधित है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो जो आप जानते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और
अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं भारत के सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। यह है, आप भारत के मानचित्र में देख रहे होंगे, पहला नंबर डालेंगे और लिखेंगे अरुणाचल। आप जानते हैं 17 है जनघनत्व इसका। दूसरा है कहवा का अग्रणी उत्पादक, तो कहवा सबसे ज़्यादा जानते हैं आप कर्नाटक में होता है। दक्षिण का एक प्रमुख राज्य है, ये केरल है, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक है। तो आप यहाँ पे लिखिए सेकेंड और एरो लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कर्नाटक। तीसरा प्रश्न है असम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन। तो असम में एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका नाम है गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप जानते हैं पूर्वोत्तर का सबसे जो है बड़ा राज्य असम है, ये है असम। तो आप क्या कीजिए, एक एरो बना दीजिए और यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन संख्या 3 और लिखिए गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक। अब चौथा है चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य। तो आप जानते हैं चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। और आप देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये है पश्चिम बंगाल। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक एरो लगा लीजिए और ये दिखा दीजिए और यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन संख्या 4 और लिखिए पश्चिम बंगाल। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है गुजरात में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। तो गुजरात की राजधानी जानते हैं पश्चिम में स्थित है गुजरात, भारत के सबसे पश्चिम में आता है, ये है गुजरात। तो आप क्या कीजिए, एक एरो बना दीजिए और गुजरात की राजधानी आप जानते हैं गांधीनगर है, 5वां क्वेश्चन है और यहाँ पे लिख दीजिए, इसी में आप लिख सकते हैं स्टेट में भी गांधीनगर। ये था भारत से संबंधित मानचित्र। चूंकि भारत से संबंधित मानचित्र तो बहुत आसान होता है और आप भर भी लेंगे। अब हम विश्व से संबंधित मानचित्रों को देखेंगे। तो ये है विश्व से संबंधित मानचित्र अर्थात प्रश्न उत्तर 26। प्रश्न उत्तर 26 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो आप जानते हैं विश्व में विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो यह है ब्राजील। ब्राजील है। अब आपको यह देखना है कि ब्राजील कहाँ पर है, तो किस महाद्वीप में है। तो ब्राजील आप जान लीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और ये है दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है। तो ये ब्राजील है। आपको एक चिन्ह संकेत बना देना है और लिखना है क्वेश्चन संख्या फर्स्ट और फर्स्ट लिख करके
ब्राजील लिख देना है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र। ऐसे तो आप जानते हैं आदिकालीन विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में होता है। अफ्रीका में आप जानते हैं ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका, संपूर्ण अफ्रीका में जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि होता है। लेकिन एक देश के रूप में यदि आपको दिखाना है तो एशिया महाद्वीप का एक देश है इंडोनेशिया। भारत में भी होता है, लेकिन आप इंडोनेशिया लिखिए और इंडोनेशिया में आप देखेंगे यह है इंडोनेशिया, और यहाँ पे लिखिए सेकंड। और आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही स्थानांतरित या झूम कृषि भी कहते हैं। इंडोनेशिया। तीसरा क्वेश्चन है यूरोप का एक प्रमुख पतन। तो यूरोप का एक प्रमुख पतन आपको बार बार कहते हैं कि रट लीजिए। यूरोप का प्रमुख पतन है वो है लंदन, और आप जानते हैं यूरोप लंदन में है। यूरोप में लंदन है। तो आप यूरोप में जाइए और यहाँ पे ये है लंदन। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन संख्या ये है थर्ड में आप लिखेंगे लंदन। अब है चौथा क्वेश्चन कि इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी। तो आप जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता जो है ये है, यहीं पे है, इसीलिए हमने जो है कि क्वेश्चन संख्या 4 और आप लिख दीजिए जकार्ता। तो पे है जकार्ता। अंतिम है, पांचवा क्वेश्चन है जापान का एक लौह उत्पादक क्षेत्र। तो जापान, आप अब पुनः जो है एशिया महाद्वीप में जाइए और एशिया महाद्वीप में आप देखेंगे ये है जापान। जापान में आप क्या करेंगे, जापान में क्वेश्चन संख्या 5 और लिखेंगे मैसी। ये होन्शु मैसी क्षेत्र, ये जापान का लौह, जहाँ से लोहा निकाला जाता है या लौह उत्पादक क्षेत्र है। तो ये था विश्व से संबंधित क्वेश्चन जो आपने भरा। इस तरह आप भरते हैं तो आपको 5 में 5 मिलेगा। आज यदि आपको कुछ समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और देखने का, पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।